गुड इवनिंग बच्चों। आज व्यापार से समाप्त कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस तरह इसमें कुछ अब नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा, विलय की नीति। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे मराठों से, तो मराठा के बारे में तुमको पहले जानकारी दे दें कि मराठा से जो उत्पन्न हुआ, पहले सबसे पहले हम लोग वीर शिवाजी की जब गाथाएं पढ़ेंगे तो इसी से यहाँ मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। एक छोटे से रियासत होने के चलते बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, क्योंकि वीर शिवाजी छापेमारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे और अपने इस सर्वोच्चता, इस तरह कदर हासिल किया। ऐसे ऐसे कहानी मराठा साम्राज्य वहीं से जो है अपने पूरे साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की। यह सारे दिन वीर शिवाजी का देन है। और मराठों से मुख्य रूप से हम पानीपत के तीसरी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुआ। इसमें प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 अकबर और रेहमू, तृतीय पानीपत 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसी युद्ध के बाद जो है मराठों की शासन जो है तितर बितर हो तृतीय युद्ध के बाद। इस तरह सशक्त युद्ध जो नादिर शाह बहुत से धन दौलत यहाँ से लूट कर गया। चलो बताते हैं कि मराठों से लड़ाई या अंग्रेजों कैसे कैसे अपनी चाल से, ध्यान से सुनो और जैसे जैसे होता है 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनो। जिस तरह तुमको जल्दी जल्दी एक बार में नहीं आए, 2 बार 3 बार सुनो और इस याद कर लो। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मराठों से लड़ाई, ध्यान से सुनो। अठारहवीं सदी से आखिर से कंपनी मराठों की ताकत से काबू तथा खत्म होने के बारे में सोचने लगी। 1861 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रीय होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। देखो 1761 में मराठा जो है तीसरी पानीपत के युद्ध में जब हार गया तो कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। इसमें बागडोर की सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, देखो 5 अलग अलग राजवंशों में हाथ में चले गए। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक तथा प्रशासकीय प्रमुख होता तथा पुणे का सत्ता, या महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे का सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरकार 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा ही राजनीति के थे। पहला युद्ध 1782 में सालवई की संधि, ध्यान से सुनो। सालवई की संधि पूछा कब? 1782। इसमें सालवई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1782 के बाद आबार आए 1803 से 1805 तक कई मोर्चे पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और जमुना के उत्तर में स्थित आगरा एवं दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इस युद्ध में अंग्रेज बहुत से अधिक अपना कब्जा उड़ीसा जमुना नदी के उत्तरी तट पे। अंततः 1817 और 1819 यह जो है तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर, अब देखो उसमें यही जो तीसरे जब मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 ईस्वी में, तो उसमें पेशवा की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और वहाँ के राजा जो पेशवा बाजीराव को एक के पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन में भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में भी स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण गया और यहीं जो भेजा वहीं मराठा जो है पेशवा बाजीराव ने ही वहाँ जो वह उसी के अंदर ही छोटी बच्ची के रूप में झांसी की रानी उत्पन्न हुई थी, जो आगे 1857 के युद्ध में पड़ेगा। झांसी की रानी वहीं से आया, पुणे से यहाँ कानपुर में भेज दिया गया और एक छोटे पेंशन के रूप में वो अपना पेंशन ले और बस, दूसरा कुछ नहीं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्चता का दावा।
सर्वोच्चता का दावा, यानी सर्वोच्च कौन है। ध्यान से सुनो। यानी उपरोक्त विवरण से स्पष्ट कि 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी के क्षेत्र विस्तार के कार्यक्रम नीति चली गई। लॉर्ड हेंसिन 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। देखो पूछेगा कि लॉर्ड हेंसिंग कब से कब तक रहा, तो 1813 से लेकर 1823 क्वेश्चन है। 1813 से लेकर 1823 ईस्वी। नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत है। कंपनी का दावा था कि उसके सत्ता का सत्ताधिकार के लिए भारतीय राजाओं के ऊपर अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने के लिए उसे अधिग्रहण को धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीति को में दिखाई देने लगा कि किस तरह धमकी देकर कैसे कैसे अपने पास राजनीति करता। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक चलती नहीं। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर, यानी फिलहाल कर्नाटक में है, कितूर का फिलहाल कर्नाटक में है, जो छोटे से राज्य के कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो देखो कितूर जो कर्नाटक में है, वहाँ के छोटे से राज्य अपने कब्जा में लिया, तो वहाँ का रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटक में है, कितूर एक छोटे से रियासत था, वहाँ का रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में कितूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन सेन ने यह प्रतिरोध जारी रखा। एक चौकीदार था रायन सेन जो रानी चेन्नम्मा को इस प्रतिरोध का जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायक संधि को अंतर्गत बहुत सारे ब्रिटिश के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। देखो बहुत से कागज नष्ट करे। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1800 जो रायन से जो ये विद्रोह को चलाया, लेकिन 1800 उन्हें भी पकड़कर 1803 उन्हें भी फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी इसे किताब में आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट है 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूस में प्रभाव से बहुत सारे कंपनी को भय यही थी कि रूस का प्रभाव, देखो 18 रूस का प्रभाव पूरे यूरोप एशिया पर फैलता, उत्तर पश्चिम में भी भारत भी अपनी चपेट में न ले 1800 तो रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसी डर के चलते अंग्रेज ने उत्तर पश्चिम भारत पर ही अपनी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 अर्थात 1842 के अफगान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, वहाँ प्रत्येक कंपनी का शासन स्थापित करी। 1843 में सिंधिया भी कब्जे में आ गया, युद्ध करते करते अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पंजाब की बारी है। यहाँ भी महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज ने पंजाब को भी अपने अधिग्रहण में कर लिया। नेक्स्ट है कि विलय की नीति। तो विलय की नीति का मुख्य रूप से हम यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के बारे में 1848 ईस्वी में आ रहा है, 1856 में चला जा रहा है। लेकिन वह ऐसी नीति यानी डॉक्टर लेब्स की नीति बनाया, यानी फूट डालो शासन करो और हड़प नीति ये चलाया। क्योंकि अगर वह ऐसे कानून बनाए कि जिस राजा के पास वो पुत्र नहीं था वह जो है दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था, उस राज को कंपनी अंग्रेज यानी कंपनी के शासन में ला लिया जाता था। बताओ कितना लोग, वह दत्तक पुत्र भी नहीं ले सकता था। ऐसे कानून बनाया अंग्रेज और इस तरह कैसे कैसे शासन किया। देखो कुछ राज्यों का नाम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, कब की सुनिएगा। ये सारे जिक्के हैं, हमेशा के लिए याद कर लो, रट जाओ। विलय नीति अधिनियम के आखिरी लहर 1848 से 1856 के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने शासन काल में लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई गई जिसने तब्दीली की नीति का नाम दिया। इस सिद्धांत का यह तर्क था आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती तो उसका कोई पुत्र वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, या कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के तर्क एक कई रियासत, जैसे प्रथम बार सतारा 1848 ईस्वी में, सबलपुर 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, नागपुर 1853 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी के अवध को भी अपने नियंत्रण में लिया और लास्ट में अवध को भी 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता के नवाब कुशासन का, बताओ कि अब उसके पास सब चीज़ था, पुत्र बता रही, एक नया कुशासन, वह शासन अच्छा नहीं कर रहा, कुशासन के चलते उसको अवध को अपने पक्ष में 1856 में मिला लिया। यानी शासन अच्छा से, देखो झूठा इल्जाम लगाकर कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए तो इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को भी जिस तरह गद्दी से हटाया उन्हें देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग 1897
यानी महान विद्रोह में शामिल हुआ। लेकिन लास्ट में 1857 जब विद्रोह हुआ तो इस सारे राजाओं ने एक साथ युद्ध किया और अपने अपने प्रतिरोध जताया। तो कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे, आपको बचपन से ही एहसास कराया कि एक दिन आपका राजगद्दी संभालें और आपको बचपन से विलय की नीति के कारण अंग्रेजों में राजा नहीं बनने के देंगे, आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए भी क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे? और कुछ चित्र में संबलपुर के विभिन्न, कुछ संबलपुर के वीर सुरेंद्र राय का चित्र भी दिया हुआ है और कित्तूर के रानी चेन्नम्मा की स्मृति भी बनाई गई है जो कर्नाटक में पड़ता है। तो थैंक यू बच्चों। फिर एक कुछ लास्ट इस पार्ट का जो है चैप्टर का अंतिम एक और वीडियो लाएंगे तुमको के लिए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।